नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएचयू वर्ल्ड रैंक बूस्टर सीरीज प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हम लोग डेली 5 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करते हैं। और ये 5 क्वेश्चंस ही नहीं, आपके 5 कॉन्सेप्ट्स होते हैं और वो उन पांचों कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपको बहुत सारी वीडियोस मिल चुकी हैं और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अब पुरानी वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर रैंक बूस्टर सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको क्लिक करेंगे तो वहां पर सारे वीडियोस आपको लाइंड अप मिलेंगे। आप वन वन करके सारे वीडियोस को वहां पर देख सकते हैं। तो आज मैं इस 5 क्वेश्चन में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस को, और जिसमें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा 2 फिजिकल, 2 इनऑर्गेनिक और 1 ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और पांचों क्वेश्चंस 5 डिफरेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, जिनसे पिछले वर्षों में क्वेश्चंस आए हुए हैं या उस टाइप के आए जरूर हुए हैं। ठीक है, तो इससे आपके 5 डिफरेंट टॉपिक्स कवर होंगे। अगर आपने कभी भी इन टॉपिक्स को नहीं भी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप यहां पर वो सब कुछ चीजें सीख जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा, उससे पहले आपको 2 बातें बता दूं। सबसे पहली बात, जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी चीज, बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेके ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी नर्सिंग, बीए आर्ट सोशल, बीए एलएलबी, एलएलबी, सीएचएस 9th क्लास, इन सभी की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। और जिसका लास्ट बैच के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उसको देखिए, वहां से सारी चीजें समझिए, फिर आगे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब रही आपकी कुछ बेसिक सी बातें, और इसके बाद मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं अपना वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं केमिकल इक्विलिब्रियम से, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में सब कुछ बता दूंगा, या ली चैटलियर प्रिंसिपल का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे जरूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बिना उसमें पचड़े में फंसे हुए, क्योंकि हमें क्या होता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के क्वेश्चन हम लोग करते कैसे हैं, फंस के करते हैं, उसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा यहाँ पर, देखिएगा आपका हो जाएगा क्वेश्चन बहुत आसानी से। चलिए, इसमें क्वेश्चन कहता है कि एक रिएक्शन दिया है कि फॉर द रिएक्शन CO गैस प्लस H2O गैस इक्विलिब्रियम क्या आता है, CO2 गैस प्रोडक्ट बनता है प्लस H2 गैस। कहता है कि आपको बताना है कि एट अ गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2, मतलब आपको बताना है कि इसका अमाउंट कैसे बढ़ा सकते हैं हम, इसका अमाउंट हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एक सुटेबल कैटलिस्ट डालकर, एक इनर्ट गैस डालकर, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द CO। आपको चारों ऑप्शन में से चूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका वो ली चैटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पूछ रहा है कि इसका कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना है, तो बताइए हम ऐसा क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाएं, घटाएं बढ़ाएं, या किसी का कंसंट्रेशन घटाएं बढ़ाएं, क्या करें। ठीक है, तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि मैं आपको एक बात बता देता हूं पहले, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आप खुद सोचिए, अगर आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो सीधी सी बात है, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, मतलब इसका कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा। बताइए, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्या इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? नहीं। H2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। कंसंट्रेशन से मेरा मतलब अमाउंट है। ठीक है, अगर रिएक्शन यही हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी तो क्या इनका अमाउंट नहीं बढ़ जाएगा? इनका अमाउंट बढ़ेगा, इसका अमाउंट घटेगा। तो मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, क्योंकि हमें इसका अमाउंट बढ़ाना है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमें यही पता करना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन लगाएंगे जिससे मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और बेसिकली हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल में ही पता ही करते रहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये जो पता करना होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन क्वेश्चन निकालते हैं, देखते हैं कम ज्यादा है केसी से, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो उस हिसाब से हम लोग उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड बताते हैं। ये सब कहानी नहीं करनी है, मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप फॉरवर्ड बैकवर्ड तुरंत सीख जाएंगे सेकंडों में। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, वो यही कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर
किसी भी रिएक्शन में अगर आप कोई चेंज करते हो उसके कंसंट्रेशन को रिलेटेड या टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में कोई चेंज आप करोगे तो रिएक्शन उधर की तरफ शिफ्ट होती है जिधर जो आप चेंज कर रहे हो वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाए। जैसे आप अगर CO का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, मान लो आप CO का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप अगर किसी का भी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन उधर की साइड मूव करेगी जिधर ये जो चेंज आपने किया है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाए। मतलब आपने चेंज क्या किया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया है तो रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो। सीधी सी बात है, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा। इसका मतलब रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर हम कहते हैं कि CO2 का अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि अगर हम CO2 का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा रहे हैं, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज करे। रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तभी CO2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। ठीक, ये तो हुआ। इसी तरीके से हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर सब में देखते हैं। लेकिन हम क्यों इतना दिमाग लड़ाएं? अगर हम यही करेंगे तो इसमें तो पहली बात कंफ्यूजन होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं और एग्जाम के समय घबराए रहते हैं तो सीधी सी बात है कंफ्यूजन में गलती कर देते हैं। वही मैं आपसे यहाँ से दूर करूंगा। पहली ट्रिक में आप मेरी बात ये समझिए, अगर हम कभी भी कुछ इंक्रीज करेंगे तो दूर जाएंगे। क्या होगा? कुछ इंक्रीज करेंगे तो उससे हम दूर जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। अगर हम कभी भी कुछ भी डिक्रीज करेंगे, चाहे वो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी डिक्रीज करेंगे तो हम नजदीक आएंगे, ठीक है, नजदीक आएंगे। इंक्रीज करेंगे तो दूर जाएंगे और अगर डिक्रीज करेंगे तो नजदीक आएंगे। बता देता हूं, जैसे अगर हम जैसे CO का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे? दूर जाएंगे, CO से दूर जाएंगे। दूर मतलब किधर हो गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे अगर आप CO2 बढ़ा रहे हो, CO2 का कंसंट्रेशन मान लीजिए आप बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं तो उससे दूर जाएंगे। दूर किधर जा पाएंगे? उधर कहां जाएंगे? उधर तो जाने कोई मतलब नहीं, इधर आएंगे फिर तो रिएक्शन किधर हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप H2 बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए H2 घटा रहे हैं, बढ़ाने का एक घटाने भी देख लीजिए। H2 घटा रहे हैं, मैंने क्या कहा? अगर कुछ घटाते हैं तो उसके पास आएंगे। H2 के पास कैसे आएंगे? नजदीक आएंगे। कैसे आएंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन अगर होगी तो। अगर हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी तभी ना H2 के पास आएंगे। कुल मिला के अगर कुछ भी हम बढ़ाएंगे उससे दूर जाएंगे। तो अगर कोई चीज यहां पर है, इसको बढ़ाते हो, यहां से दूर जाने का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, यहां से दूर जाने का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां नजदीक आने का मतलब बैकवर्ड रिएक्शन और यहां पर नजदीक आने का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। समझ गए मेरी बात? समझ गए? बहुत अच्छी बात। ठीक, तो पहला बेसिक ये हो गया कि अगर हम कुछ भी इंक्रीज करेंगे तो उससे दूर जाएंगे। यहां पर कुछ इंक्रीज करेंगे, दूर जाने का मतलब इधर आएंगे। ठीक है, और नजदीक मतलब उसकी तरफ हो जाए। ठीक है, यही बात मैंने कहा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए, तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट तो समझ गए कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड आप समझ चुके होंगे। अगली बात आएगी कि अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम अगर हमें देखना है, कैसे देखेंगे? एक चीज याद रख लीजिएगा, आप सभी लोग जानते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हम लोग प्रेशर का इफेक्ट सीखेंगे, वॉल्यूम का उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको डेल्टा NG निकालना है। जानते हैं डेल्टा NG क्या होता है? जो प्रोडक्ट में गैसियस के मोल्स हैं, ठीक है, मतलब जो टोटल मोल्स हैं गैसियस वाले, गैसियस प्रोडक्ट के जो मोल्स होंगे माइनस जो आपके रिएक्टेंट वाले होंगे उनका माइनस कर देना आपको। रिएक्टेंट वाले जो मोल्स होंगे, रिएक्टेंट साइड जो मोल्स होंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपका आप जो भी माइनस करेंगे मोल्स का, वो आपका जब क्या कहते हैं गैसियस फेज में होगा तभी आप माइनस करेंगे। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा समझिए। प्रोडक्ट के साइड टोटल मोल्स कितना है? 1 + 1 है। जो गैसियस है बस उन्हीं का लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, फिर माइनस रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहां टोटल मोल्स कितने हैं? 1 + 1 0, ठीक है। यहां पर डेल्टा NG 0 आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डेल्टा NG कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा। डेल्टा NG की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो नो इफेक्ट ऑफ
नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम के चेंज करने पर, मतलब प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिएगा। उसके बाद डेल्टा एन जी आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। तो क्या क्या बातें आएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब हटाइए। आपको कभी भी अगर मान लीजिए प्रेशर या वॉल्यूम का इफेक्ट देखना है कि प्रेशर के बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी, कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, जो मैं ट्रिक बोल रहा हूं सही सुनिएगा। प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देखिए कि किस साइड ज्यादा मोल्स प्रेजेंट हैं। जैसे यहां पर ये जरूर होना चाहिए कि सब गैसियस हो, गैसियस मोल्स को ही आपको जोड़ना है। प्रोडक्ट साइड 4 मोल्स हैं और रिएक्टेंट साइड 3 मोल्स हैं। जिधर ज्यादा मोल्स हैं उधर आप प्रेशर लिख लीजिए। ठीक है, क्या किया मैंने सबसे पहले मैंने ये पता किया कि किधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं, उधर के साइड मैंने प्रेशर लिख दिया। किधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं उधर मैंने प्रेशर लिख दिया। अब क्वेश्चन आपका खत्म है। आप अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या करोगे, उससे दूर जाओगे। भैया प्रेशर से दूर जाओ, प्रेशर से दूर जाइए, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई। अगर प्रेशर आप घटाओगे, यहां पर प्रेशर घटाओगे तो उसके पास जाओगे। उसके पास कैसे जाओगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो। इस तरीके से हम लोग इफेक्ट देखते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर ये होता A+3B गिव्स आउट 2C। अब यहां पर अब मान लेते हैं सब गैसियस ही है, सब गैसियस मॉलिक्यूल ही है। तो मैंने क्या कहा, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं उधर पहले प्रेशर लिख लीजिए, ऐसे P करके। इधर मैंने लिख लिया। अब प्रेशर बढ़ाऊंगा, इससे दूर जाऊंगा। दूर किधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई। और अगर मैं यहां पर प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो इसके नजदीक आऊंगा। नजदीक कैसे आ पाऊंगा, जब बैकवर्ड रिएक्शन आएगी। ठीक है, दूर नजदीक समझिए, बस इंक्रीज करेंगे तो दूर जाएंगे और अगर डिक्रीज करेंगे तो नजदीक आएंगे। ठीक है, बस यही काम करना है आपको। तो प्रेशर वॉल्यूम का आपने इफेक्ट यहां पर देख लिया। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यह पता करना है कि किधर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मोल्स जो हैं वो ज्यादा है। जिधर ज्यादा उधर प्रेशर लिख के इंक्रीज डिक्रीज देख लीजिए। ठीक है, और यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ गैसेस मोल्स जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड दोनों साइड सेम है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं, तो वो सारे ऑप्शंस ऐसे एलिमिनेट कर दीजिएगा। अगला और लास्ट इफेक्ट बचता है टेम्परेचर का। ठीक है, अगला लास्ट इफेक्ट क्या बचता है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर में भी हम यही करेंगे कि पहले हम ये सीखते हैं कि किसी भी रिएक्शन में हम टेम्परेचर लिखेंगे कैसे। अगर हम टेम्परेचर लिखना सीख गए तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। दो चीजें होती हैं, आप सभी जानते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। मतलब कोई भी रिएक्शन हमारी या तो एक्सोथर्मिक होगी या तो एंडोथर्मिक होगी। मतलब एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, हीट निकलती है। मतलब जब भी, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकले, और एंडोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़े। यहां पर आपका डेल्टा एच जो होता है वो निगेटिव होता है, यहां पर आपका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। कैसे याद करेंगे, 20 बार बता चुका हूं मैं पब्लिकली वीडियो में ही। एक्सो मतलब होता है कि एग्जिट, मतलब निकल रहा है। एग्जिट, एग्जिट की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दिया, मैंने एग्जिस्ट लिख दिया, एग्जिट। ठीक है, एग्जिट निकल रहा है, डेल्टा एच निगेटिव। एंडोथर्मिक मतलब EN क्या हो गया आपका, एंट्री। एंट्री मतलब क्या हो गया, आ रहा है, एंट्री पॉजिटिव है, मतलब चीजें पॉजिटिव। कोई चीज आ रही है तो पॉजिटिव हुई, कोई चीज निकल रही निगेटिव होगी। यार थोड़ा सा सेंस लगाइए याद करने के लिए। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो अगर हमारी कोई भी रिएक्शन जैसे A+2B गिव्स आउट C है, अगर इसका डेल्टा H निगेटिव है तो क्या करेंगे आप, यहां पर डेल्टा H लिखेंगे। अरे मतलब हीट निकल रही है ना, तो प्रोडक्ट साइड ही लिखेंगे। और अगर हमारा डेल्टा H पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, आप हीट दे रहे हो तो डेल्टा H+A+2B गिव्स आउट C लिखोगे। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है। तो मैंने क्या कहा कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यही हमें सीखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ये सीखना है कि हम पहले ये जान लें कि टेम्परेचर कैसे लिखते हैं।
तो पहले आप ये देख लीजिए कि डेल्टा एच पॉजिटिव है निगेटिव है, उस हिसाब से आप डेल्टा एच लिख लीजिए और डेल्टा एच के पास टेम्परेचर लिख लीजिए ऐसे करके। ठीक, इतना कर लेंगे, आप कुछ नहीं करना। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं, अगर कोई चीज इंक्रीज कर रहे हो तो उससे दूर जाएंगे। अब यहां पर अगर देखें इस पर्टिकुलर के लिए, तो यहां पर अगर इससे दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। और अगर इस इक्वेशन में देखें क्या हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो इससे दूर जाओगे, दूर कहां जाओगे, बैकवर्ड में, मतलब रिएक्शन हमारी कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यही बात है यहां पर। ठीक, तो बिना टेम्परेचर, और टेम्परेचर का इफेक्ट जब तक आपको डेल्टा एच की वैल्यू नहीं देगा, आपसे कभी भी टेम्परेचर का इफेक्ट वो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आप निकाल ही नहीं पाओगे, कोई तरीका ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका, यहां पर मैंने तरीका बता दिया। तो यहां पर क्या करना है आपको, पहले एंडो या एक्सो पता करके उस हिसाब से डेल्टा एच प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड लिख लेना है। जहां डेल्टा एच लिखिएगा वहीं पर टेम्परेचर लिख लीजिएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पर उससे दूर जाना है, टेम्परेचर घटाने पर उसके नजदीक आना है। तो आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड पता कर लोगे, और इस बेसिस पे आप कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपके प्रीवियस ईयर में ही आपको 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो यहीं पर आपका खत्म हो जाएगा ली चैटले प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन के चेंज करने पर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के चेंज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या होगी वो मैंने आपको बता दिया। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर आप CO का अमाउंट बढ़ाएंगे, CO का अमाउंट बढ़ाएंगे, उससे दूर जाएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, और फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हो जाएगी तो प्रोडक्ट क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, और फॉरवर्ड रिएक्शन तो सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंज्यूम हो जाए, मतलब प्रोडक्ट बनाएगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अमाउंट बढ़ जाएगा। वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इस सेंस में है कि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करता है। क्वेश्चन कहता है कि एक रिएक्शन उसने दिया, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ HI। ठीक है, गैस कहता है कि आपको ये बताना है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp चेंजेस विथ, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए Kp किसके साथ चेंज होगा, Kp चेंजेस विथ, और फिर उसने बहुत कुछ लिख दिया, कैटलिस्ट लिख दिया है, अमाउंट ऑफ H2I2 लिख दिया, टेम्परेचर लिख दिया है। ठीक है, और मैंने शायद 2 ऑप्शन टेम्परेचर ही लिख दिया है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट क्या करेंगे, जो सही ऑप्शन वही देखिए सीधा आप। तो देखिए आपको जो इसने रिएक्शन दिया है तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दिया आपको, क्योंकि आप Kp जानते हैं, लिखेंगे कि Kp का लिखेंगे फॉर्मूला, फिर उसमें देखेंगे कि हाँ H2I2 का कंसंट्रेशन अमाउंट चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो आप यही कंफ्यूज होने लगेंगे वहां पर। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, और जो हमारे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन क्लास में, उनको चैप्टर जब पढ़ा रहा था तब सबसे पहले यही बात बताया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना आपका, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स, अब के इक्विलिब्रियम आपका चाहे वो Kp टाइप का हो और चाहे वो Kc टाइप का हो, उससे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ डिपेंड करता है, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर के चेंज करने पर ही चेंज होता है, रिएक्शन के कोई अर्थ नहीं है, रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। आप बस इतना जानो, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, चाहे वो Kp हो चाहे Kc हो, किसी भी रिएक्शन के लिए सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ही चेंज होने पर वो चेंज होगा। मेरी बात कितने लोगों को कहां तक समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। ठीक है, बात आएगी सर के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, ये भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि आप लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग रेट कांस्टेंट पढ़ते हैं कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। और ये भी बताता हूं मैं कि रेट कांस्टेंट जो होता है सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज होता है। और उसमें यह बताया भी जाता है कि आपका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका रेट जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाता है। ये सब चीजें आप पढ़े होंगे वहां पर। EA/RT, ये आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया था। ये क्या, रेट कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यहां पर बस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कर दूंगा। ऐसे इसको लिख सकता हूं KB रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, EAB/RT, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहां से अगर आप सभी को पता होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, KF/KB, ये सबको पता होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू KF/KB,
ये पता है? हम आप केमिकल इक्विलिब्रियम अगर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अगर ये नहीं पढ़ते हैं, जान लीजिए आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। कई बार क्वेश्चन ऐसे करता है, वो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन देके आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेता है। इसको मार्क कर लीजिएगा, छोटी चीज होती है, कोई ध्यान नहीं देता है। सब सीधे ये सीख जाते हैं कि के इक्विलिब्रियम लिखा कैसे जाता है, तुरंत लिखना सीख जाएंगे, प्रोडक्ट का उसकी पावर चढ़ा देंगे, सब लिख लेंगे, लेकिन यही नहीं पता होता के एफ अपॉन के भी। जान लीजिएगा, कुछ मत करिए, के एफ अपॉन के भी लिखिए तो मेरे हिसाब से आ जाएगा ई की पावर माइनस ऑफ ई ए एफ माइनस ई ए बी। बेसिक कैलकुलेशन खुद करिए, ठीक है, कुछ किया ही नहीं मैंने, ए काट दिया है और क्या, डिवाइड करिए और इसको ऊपर लेके चले गए हूं बस। और ये सभी लोग जानते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए एफ माइनस ई ए बी, ठीक है। और डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो कैटलिस्ट ऐड करने पर नहीं चेंज होती, याद रखिए कि डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो कैटलिस्ट के ऐड करने पर कोई चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमेशा ई एफ माइनस ई ए बी ही रहेगी, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम फाइनली क्या आ गया आपका, ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी आ गया, ठीक है। अब इसको मैं और फर्दर इसमें आपको कलाकारी करके दिखाना चाहता हूं, तो मैं कलाकारी जो है वो इधर करता हूं आराम से, ठीक है, स्पेस हमारे पास थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या करूं मैं इसमें, मैं ये कर रहा हूं कि दोनों साइड लॉग ले रहा हूं, ठीक है। तो पहले नेचुरल लॉग ले लेता हूं, फिर अभी मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा बेस 10 में भी। तो नेचुरल लॉग ले लूंगा तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। मैं आपको ये शो करना चाहता हूं कि के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, उसी मोमेंट ऑफ इक्वेशन आती है, वही मैं दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करता हूं, इसको बेस 10 में चेंज कर देता हूं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग के इक्विलिब्रियम बेस 10 के साथ, और जो यहां पर 2.303 था इसको यहां नीचे लेके चला जा रहा हूं, तो माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है, और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। और जो वॉन्ट हाफ इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी, अगर मैं ये मान लूं कि किसी एक टेम्परेचर T1 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम 1 है और T2 पर के इक्विलिब्रियम 2 है, ठीक है, इस तरह मान लो, तो क्या हो जाएगा, आप यहां पर रख दोगे तो आ जाएगा आपका कि लॉग के इक्विलिब्रियम 1 अपॉन के इक्विलिब्रियम 2 माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मैंने क्या किया, T1 के इक्विलिब्रियम 1 और T2 के इक्विलिब्रियम 2 रख के सब्सट्रैक्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाती है और ये हमें बताती है कि कैसे के इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आप जानते रहिए इसको क्या कहते हैं, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। तो ये रहा, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन की डिटेलिंग में आप कुछ जान नहीं सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि इक्विलिब्रियम चैप्टर है तो पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम इसी में पढ़ा दूं, ठीक है, फिर मतलब नहीं रह जाएगा कोई। लेकिन अगर आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाएंगे तो वो भी किया जाएगा कि आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। काफी डेमो लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी पढ़े हुए भी हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहता है कि आपको 4 चीजें लिखी है और पूछ रहा है बताइए किसकी बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। क्या क्या है आपका, H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, ठीक है। ये 4 लिखा है, एमंगस द H2O, H2S, H2SE, H2TE द वन विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसमें बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा और क्यों, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन कुछ ऐसे ही लिखे हैं कि H2O बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग, H2TE बिकॉज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर कुल मिला के आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एक तरीके से यहां पर देना है आपको। तो कैसे देंगे आप, मैं वो बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहली चीज, हम लोग एक बात ये जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा मतलब ज्यादा बल्की होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उनको तोड़ना वो मुश्किल होगा। और इस केस में मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर काफी कम हो जाएगा और फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो सब कोई बात नहीं है, सब सीधा सीधा आप जानते हैं, उसका पीछे रीजनिंग में मत जाइए। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। इस बेसिस पे हम क्या बताते हैं, H2TE ग्रेटर देन H2SE ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2O, ये हम बताते,
लेकिन हम ये नहीं बता पाते हैं, ये गलत है। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है H2O, H2T, H2SC, देन H2S। रीजन क्या होता है? रीजन है कि H2O में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। होता क्या है कि जैसे वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह सब लोग जानते हैं, ये इस तरीके से होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर आगे इससे एक जुड़ा होता है, और कहा यह जाता है कि आपका एक वाटर मॉलिक्यूल से 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है इनका। अगर एक वाटर से 4 वाटर जुड़े हुए हैं तो टोटल कितना हो गया, 5। तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट 1 का 18 होता है, 5 का 90 हो जाएगा। तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया तो वॉल्यूम पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही रीजन होता है यहां पर। तो होता क्या है कि वाटर में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रांग होती है, तो जिससे क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट निश्चित तौर पे बढ़ ही जाएगा। तो रीजन होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में मैं यही बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके 2 तरीके की होती है, ठीक है, वो तो मैं बताऊंगा। उससे पहले जान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका 3 जगह पाया जाता है, HF, NH और OH, ठीक है। 3 हमारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनको हम याद कर सकते हैं फोन से। फोन जानते हैं, फोन जो सबके पास है, जिसमें आप लोग वीडियो देख रहे हैं, फोन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो शो की जाती है। सबसे पहली बात, ये बहुत बेसिक सी बात हो गई। दूसरी बेसिक सी बात आपके लिए क्या है यहां पर, दूसरी बेसिक सी बात है आपके लिए यहां पर कि 2 प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर, एक इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर जो होती है वो हमारी विद इन द मॉलिक्यूल होती है, मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर होगा। तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो सीधी सी बात है कि अगर एक साइड में लिखूं इंटर और एक साइड लिखूं अगर मैं इंट्रा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब बिटवीन। आप ऐसा लिख सकते हो कि ये आपका क्या है, बिटवीन मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब वो मॉलिक्यूल सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। ये क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर ये बिटवीन द मॉलिक्यूल हो रहा है तो सीधी सी बात है कि जो आपका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा होगा। इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट अगर इंक्रीज होगा तो सॉलिडिटी प्रॉपर्टीज होगी वो इंक्रीज होगी, मतलब मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द सॉलिड हो जाएगा यहां पर। अगर इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा। अगली चीज ये है कि वोलाटिलिटी कम हो जाएगी। वोलाटिलिटी क्या होती है, कोई चीज वोलाटाइल है, मतलब क्या होता है कि कितना जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कितना जल्दी वोलाटाइल हो जाए, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर उसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो उसको ज्यादा समय लगेगा। अरे आप खुद सोचिए कि अगर मैं आपको लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा दे दूं, इतना छोटा, ठीक, और मैं आपको इतना बड़ा टुकड़ा दे दूं, किसको जलाने में आपको ज्यादा समय लगेगा? आप सीधी सी बात है सर इतने वाले को। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसमें ज्यादा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ेंगे तभी ना वो बॉयल होगा। तो बस वही रीजन है आपका। तो वोलाटिलिटी जो होगी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर क्या है, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल के बीच में ही बॉन्डिंग। अरे आप खुद सोचिए, 1 मिनट इधर देखिए, अगर मैं अपने ही हाथ से ऐसे अपना हाथ बांध लिया तो क्या हुआ, अरे मेरा ही दोनों हाथ बांधे रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा कोई बहुत ज्यादा यूनिटी आई, ये कोई यूनिटी नहीं, अपना ही हाथ आप अपने से पकड़े तो कोई यूनिटी नहीं है आपकी। लेकिन मेरा कोई एक हाथ पकड़ ले, मान लीजिए मेरा हाथ सूरज सर पकड़ लेते हैं, सूरज सर का आशुतोष सर पकड़ लेते हैं, आशुतोष सर का ऋषभ सर पकड़ लेते हैं, 4 लोगों ने हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का, तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेंथ हो गई, 4 लोगों की अब स्ट्रेंथ होगी। पहले मैं अकेला था लेकिन 4 लोगों के साथ जुड़ गया मैं, ठीक है। यही चीज है, ये जो मैंने कहा साथ में हो रहा है,
दिस इज कॉल्ड द इंटर, और जो खुद के हाथ से कर रहा हूं वो है इंट्रा। यही बात है, कोई चेंज नहीं होगा मॉलिक्यूलर वेट में, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा नहीं होगा। हाँ, यहां पर ये है कि यहां पर वोलाटिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। बस इतनी सी बात थी इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर में, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ और भी रिजल्ट आते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा वो कभी, ठीक है। काफी रिजल्ट्स होते हैं इसके, लेकिन वो कभी बाद में, ठीक है। अभी आप इतना जान रहे हैं बहुत है, इंट्रोडक्शन आपको मिल गया, यही बहुत है। कितने क्वेश्चंस हो गए आपके? 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब चौथा क्वेश्चन आपके पी ब्लॉक से है। पी ब्लॉक में जो आपका नोबल गैस वाली फैमिली है, ग्रुप 18, खासा इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली है, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। क्योंकि छोटी फैमिली है लेकिन क्वेश्चन उससे जरूर आता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम लोग XeF4 की, मैं आप लोगों को एक फ्री में सलाह देना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि अपना प्रमोशन कर रहा हूं, लेकिन एक सलाह दे दूं। आप लोग एक काम क्या करिए कि जैसे आपको हर एक जो 5 क्वेश्चन होते हैं इनकी PDF मिलती है ना, तो सारे PDF का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस लास्ट टाइम में जरूर कर लीजिएगा एक बार, ठीक। अपॉन हाइड्रोलिसिस XeF4 की प्रोडक्ट बताना है कि अगर हम लोग XeF4 की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप कहोगे, आप कुछ लोग जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको तुरंत क्लिक करेगा, अरे एनसीईआरटी में साइड में लिखा है XeF2, XeF4, XeF6 सबकी हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट लिखा है। और फिर आप याद करने की कोशिश करो, क्या था, Xe था, XeO3 था, XeO2 क्या आया था, इस तरह आप सोचोगे, क्योंकि आपने रटा हुआ है ना, तो कैसे याद रहेगा? कभी नहीं याद रहेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हम लोग जिनॉन फ्लोराइड्स जो हैं हमारे XeFn टाइप के, इनकी अगर हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो मैं बताता हूं। देखिए, हाइड्रोलिसिस भी पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। पूरा हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट पढ़ाने में कम से कम मुझे तो 1.5 घंटे लग जाएंगे, 1.5 से 2 घंटे, तो वो तो मैं यूज करूंगा नहीं। काम की बात बताता हूं, एक हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन यहां लूंगा, एक हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन अगले वीडियो में लूंगा, तो हाइड्रोलिसिस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा। यहां पर जो हाइड्रोलिसिस होती है वो रिडॉक्स टाइप की हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। सब में नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जहां पर यूज जैसी होगी, या छोड़ दीजिए, आपको नाम से कोई फर्क नहीं है, जो बताऊंगा बस उतना याद रखिएगा, ठीक है। रिडॉक्स टाइप की हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। एक बात पहले ये जानिए कि जो जेनॉन होता है, इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, एक 0 और एक +6। ये क्या है? आपके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। जेनॉन का 0 और जेनॉन का +6, ये दोनों आपके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ठीक। ये बात हो गई। चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे XeF2 की हाइड्रोलिसिस। अभी मैंने कहा कि इसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है वो कैसी होती है? रिडॉक्स टाइप की होती है। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता होगा। अब देखिए यहां पर Xe किस में है? +2 में है। ऑक्सीजन किस में? -2 में है। ये बताइए कि हमें कुल मिला के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तक तो पहुंचना ही है। सभी लोग स्टेबल कंडीशन में पहुंचना चाहते हैं, तो ये भी पहुंचना चाहेगा। तो +2 से +6 जाना तो मुश्किल है, लेकिन +2 से 0 जाना आसान है, ठीक है। तो वही 0 चला जाएगा, ये तो जेनॉन बन जाएगा। और H2O में अब ये देखिए, ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है। ये रिडक्शन है ना, तो अब इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कहां जाएगा? -2 से 0 में जा सकता है, ठीक है। तो यहां क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और उसके बाद आप साफ साफ देख सकते हो 2H है 2F है, तो ट्वाइस ऑफ HF बन जाएगा, ठीक है। तो मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप चीजों को याद रख सकते हैं। आपको ये याद रहेगा कि जेनॉन के 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, 0 +6, तो यहां पर +2 से 0 पहुंचने की कोशिश करेगा। यही सब बातें हैं, सीख जाइए, अच्छी रहेगा। पहली बात ये होगा XeF2 का। अगला हम देखें अगर XeF6 का। XeF6 की अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस देखते हैं, ठीक है। XeF6 की देखिए, यहां पर Xe जो है +6 में है, ऑलरेडी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इधर उधर आप कुछ नहीं करिएगा, क्योंकि Xe +6 से 0 में तो चले नहीं जाएंगे, ठीक, वो पॉसिबल नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। जब पहले से ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल में है तो क्यों डिस्टर्ब करना। तो Xe +6, और यहां ऑक्सीजन भी -2 में है, स्टेबल ही होता, क्यों उसको डिस्टर्ब करना।
तो हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर 3 ले लेते हैं। इसको आप कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूं। यहां पर 6F है और सबको पता है कि HF आपके प्रोडक्ट में जरूर आता है। अगर यहां पर 6F है तो यहां पर 6 हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तो मैं यहां 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसलिए यहां पर इधर 6HF लिख लूंगा। ठीक है, अब बचा यहां पर क्या, 3 ऑक्सीजन है, मतलब 3 ऑक्सीजन, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या इस दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख देंगे, XgO3 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे बताइए। XgO3 में ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Xg का कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के मैंने क्या लिख दिया, XgO3 लिख दिया। ठीक है, और ये क्या है आपका XgF6 है। एक क्वेश्चन यहां पर आता है, बताइए XgO3 और XgF6 में पानी में स्टेबल कौन होगा। ठीक है, देखिए कैसे इसको हम लोग देखेंगे। Xg और फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन और Xg, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कम है। जिनॉन और फ्लोरीन में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन भी काफी ज्यादा, सॉरी गलती हो गई, फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है। जेनॉन तो सेम ही है आपका। ठीक है, तो फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा होता है तो आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी होता है। तो मतलब पोलैरिटी ज्यादा होगी। और सबको पता होता है कि H2O भी एक आपका पोलर सॉल्वेंट है। तो सीधी सी बात है कि XgF6 जो होगा इज नॉट स्टेबल इन H2O। अरे भाई सीधी सी बात, आपने पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो XgF6 भी आपका पोलर है, क्योंकि यहां पर पोलैरिटी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, और वाटर भी आपका पोलर सॉल्वेंट होता है इस वजह से। और XgO3 में यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो आपका कम होगा, यहां से तो कम ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहां पर डिफरेंस भी ज्यादा होगा, वहां पर कम होती है, डिफरेंस कम होगा, तो पोलैरिटी कम हो जाएगी। पोलैरिटी कम हो जाएगी तो वाटर में क्या होगा, स्टेबल होगा। तो XgO3 इज स्टेबल इन वाटर। ठीक है, और XgF6 जो है इज नॉट स्टेबल इन द वाटर। ठीक, तो यही रीजन होता है कि हम लोग यहां जो पढ़ते हैं कि XgF6 यहां पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और XgO3 भी यहां पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मतलब ही क्या हुआ हमें रिएक्शन करने का, तो मतलब यही है कि ये जो होता है ये पानी में स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये जाके XgO3 बना देता है। ठीक है, और अगर इतना कहानी किसी रिएक्शन के लिए आप पढ़ लोगे ना, तो रिएक्शन क्या, रिएक्शन का माई बाप भी नहीं भूलोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो भूलेंगे नहीं। अब आप कहोगे सर सब कुछ तो बता दे रहे हैं, XgF4 जो क्वेश्चन दिए हैं वही नहीं बता रहे हैं। अरे भाई बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा जाऊंगा कहां मैं, बताइए। आखिरी में पढ़ लीजिए आप XgF4 का भी। तो XgF4 के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है +4 में है, +6 में जाना है, तो +6 वाला प्रोडक्ट होता है XgO3 और यहां पर Xg भी बनेगा, मतलब ये +4 बीच में है, +4 से 6 में भी जा सकता है, +4 से 0 भी आ सकता है, तो दोनों हो गया। ठीक है, और अब यहां पर क्या हो गया, +4 से 6 चला गया ऑक्सीडेशन, और +4 से 0 भी आ गया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों यहां पर हो चुका है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टाइप हो रहा है यहां पर। ठीक है, और यहां पर आपका क्या बनेगा बताइए, H2O है आपका, तो ये तो आपका मान लीजिए हो ही चुका यूज, वही आपका HF बन जाएगा। जितने भी आप बनाना चाहो HF आप अपना बना लेना, जो भी आपका बैलेंस करने बनेगा तो HF बन जाएगा, और क्या बनेगा। मेनली यहां पर क्या होता है कि 2 प्रोडक्ट बनते हैं, XgO3 और Xg, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, XgO3 एंड Xg। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अब हम लोग यहां पर लास्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका काफी बड़ा पड़ जाएगा, काफी नहीं मतलब काम भर का तो बड़ा है। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताना है।
एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब आरएस नॉमेनक्लेचर, आरएस नॉमेनक्लेचर मैं आपका आज क्लियर कर दूंगा। आरएस नॉमेनक्लेचर का ही क्वेश्चन है आपका, और जो कंपाउंड है वो तो बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इसको पढ़ाना पड़ेगा मुझे कि आरएस देखते कैसे हैं। देखिए सबसे पहली चीज आरएस नॉमेनक्लेचर, अगर कभी भी ये जो आपका बना है ये कैसा है आपका फिशर प्रोजेक्शन है। क्या है ये? फिशर प्रोजेक्शन है, उससे कोई मतलब नहीं, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी भी इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना के दे दिया जाए तो इसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। इसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं फिर वहां पर काफी समय लग जाएगा। इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन में आरएस हम लोग निकालते कैसे हैं, पहले ये देखिए। होता क्या है कि सबसे पहली बात क्या होती है वो याद रखिए कि अगर आपकी फोर्थ प्रियोरिटी, सबसे पहले इसमें आपको प्रियोरिटी रूल पता होना चाहिए, तब आप इस चीज को मैं डिस्कस करता हूं। पहले आप प्रियोरिटी रूल सीखिए कि हम लोग प्रियोरिटी देते हैं इसमें कि ये आपका ऐसे, अभी देखिए मैं आगे ऐसे लिखूंगा कि ये आपकी फर्स्ट प्रियोरिटी है, ये सेकंड प्रियोरिटी है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आप समझ ही नहीं पाओगे कैसे लिख दिया प्रियोरिटी, तो वही मैं आपको पहले सिखाना चाहूंगा। प्रियोरिटी रूल सुनिए और नोट कर लीजिए। होता क्या है, सबसे पहली चीज, किसी भी कायरल सेंटर से जुड़े हुए जो हमारे 4 वैलेंसी होगी। कायरल सेंटर क्या होता है? ऐसा sp3 हाइब्रिड सेंटर जिसमें 4 डिफरेंट वैलेंसी लगी हो। जैसे कि मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं, एक H जोड़ देता हूं, एक F, एक Cl, एक Br। sp3 हाइब्रिड सेंटर जिससे जुड़ी हुई चारों वैलेंसीज अगर डिफरेंट है तो उसको हम लोग कायरल सेंटर कहते हैं। तो कायरल सेंटर से जुड़े हुए जो ग्रुप्स होते हैं उनमें हम लोग जो प्रियोरिटी डिसाइड करते हैं वो हम लोग डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर या ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रियोरिटी ज्यादा। जैसे पहली प्रियोरिटी ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका, देन इसका, देन इसका और देन इसका, सबसे छोटा ये, तो फोर्थ प्रियोरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहला रूल तो ये हो गया कि हम लोग कायरल सेंटर से जुड़े हुए ग्रुप्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर प्रियोरिटी देते हैं। ठीक। दूसरा रूल क्या कहता है, आप यहां पर दूसरा रूल देखिए। दूसरा रूल कहता है कि अगर मान लीजिए एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, होगा, ऐसा हो ही सकता है। इफ एटॉमिक नंबर सेम मतलब आइसोटोप का केस आ जाए। आइसोटोप में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। इफ अगर एटॉमिक नंबर सेम है देन चेक एटॉमिक मास। पहले एटॉमिक मास मत चेक कर लीजिएगा, पहले एटॉमिक नंबर अगर वो सेम है देन एटॉमिक मास। ये सिर्फ आइसोटोप के केस में ही वैलिड है बस, और कहीं नहीं वैलिड होगा ये। जैसे मान लीजिए दे दिया गया आपको C से H, D, T और F। तो सबसे पहले मैं क्या किया, मैंने कहा कि जो चारों वैलेंसीज हैं उनको पहले हम लोग प्रियोरिटी डिसाइड करना है। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर सबसे पहले 1 यही आएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। और H, D, T ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप से सबका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। तो अब जब अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो हम लोग एटॉमिक मास चेक करते हैं। एटॉमिक मास सबसे ज्यादा इसका होता है तो इसकी प्रियोरिटी होगी, फिर इसकी प्रियोरिटी और फिर इसकी प्रियोरिटी। समझ गए? जैसे होता कि OH 16 और ये आपका 18 वाला है। ठीक है। तो मैंने देखा कि ऑक्सीजन दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है, तो मास के बेसिस पे आप इसकी प्रियोरिटी ज्यादा कर दोगे। ठीक है, इसकी प्रियोरिटी। ठीक, तो ये बात हो गई। लेकिन नोट कर लीजिए, इसको वर्ड्स में नोट करिएगा, जैसा कि मैं बोल रहा था वो वर्ड्स नोट कर लीजिएगा। लेकिन यहां पर तीसरा रूल सुनिए। तीसरा रूल क्या कहता है? अभी जो मैंने कहा सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर देखेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने मान लीजिए कि जैसे इस तरीके का कोई सिस्टम आपको मैं दे दूं कि मान लीजिए F है और यहां पर मान लीजिए Cl है और यहां पर क्या है CH3 है और यहां पर CH2 CH3 है। मान लीजिए इस तरीके से चीजें हैं। मैंने क्या कहा कि अगर आपको एटॉमिक नंबर सेम आ जाता है तो आपको क्या करना, अगर आपने देखा कि पहला अटैचमेंट सेम है, अगर पहला अटैचमेंट सेम है देन आप सेकंड अटैचमेंट में जाइए। जैसे कहने क्या मतलब, जैसे मान लीजिए ये पहला 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका 17 एटॉमिक नंबर, इसका 9 और कार्बन का 6 ही होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आपने देखा कि पहला अटैचमेंट सेम है, आप क्या करोगे, तुरंत सेकंड अटैचमेंट चेक करोगे। अगर फर्स्ट अटैचमेंट सेम है, दोनों में कार्बन जुड़ा हुआ है, इन दोनों में प्रियोरिटी डिसाइड करनी है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं
कि पहला अटैचमेंट सेम है तो सेकंड अटैचमेंट में जाएंगे। यहां पर आपका जो सेकंड अटैचमेंट है वो हाइड्रोजन है, यहां पर कार्बन है, तो इसकी जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा हो जाएगी इससे। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं आपसे। लेकिन पहले आप अटैचमेंट चेक करोगे, अब पहला मास नहीं चेक कर लोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तब आप समझोगे। जैसे कि मान लीजिए आपको ये दे दिया गया, नहीं एग्जांपल छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। आप ये चीज समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है कि पहला अटैचमेंट अगर सेम आएगा तो आपको दूसरा अटैचमेंट चेक करना, भी मैं यही बता दूंगा आपको ये बात। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे अब तक। चलिए, तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल जो होता है वो एक होता है कि अगर कभी भी आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने में डबल बॉन्ड मिले तो उसका डुप्लीकेशन कर दीजिए। डुप्लीकेशन ऐसा आएगा नहीं आप में, और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो ट्रिप्लीकेशन कर दीजिए। जैसे जैसे पूछता है कि मान लीजिए कह देता है कि C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड CH दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो देखिए इसको ओपन स्ट्रक्चर इसका पहले आप बना लीजिए। वो कैसे बनाते हैं, इसमें इस तरीके से करते हैं। जो ट्रिप्लीकेशन की बात हो रही है उसका मतलब क्या है कि एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़ा है और एक नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ा है, ये मतलब होता है। एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन, दैट इज द CNNN, ठीक, और इससे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पहले हम लोग एक ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कभी भी आपको अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड मिले तो आप यही करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, मैं एक बता रहा हूं कि आप प्रायोरिटी डिसाइड करने में करेंगे कैसे, कि एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, वही मैं यहां पे जोड़ के लिख दिया। ठीक, और प्रायोरिटी डिसाइड करना खुद ही देख सकते हैं। पहले कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जाए इधर जाइए, जाए इधर जाइए, जाए इधर जाइए। यहां कार्बन से कार्बन कार्बन जुड़ा है, तो पहला अटैचमेंट सेम था कार्बन कार्बन, लेकिन दूसरा चेंज हो गया, दूसरा यहां पर ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम लोग यहां पर डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी यही आ जाता कि CC, ठीक है, मतलब CC मतलब ये है कि ये CH3 है। अच्छा, याद रखिएगा ये जितने भी एटम्स बने इनको हम लोग फैंटम एटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फैंटम एटम्स, और कोई मतलब नहीं होता उसको छोड़ दीजिए आप। फैंटम एटम्स विथ नो वैलेंसी, इनकी कोई वैलेंसी नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए होता C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C, इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ता है। तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C तो एकदम सिंपल है, लेकिन इसमें क्या डुप्लीकेशन होगा, एक C से 2 C जुड़ा हुआ है। अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस C से 2 C और इस C से भी 2 C, देखिए जोड़ दिया मैंने इस तरीके से। अब यहां पर आप क्या करोगे, पहले अटैचमेंट चेक करोगे, C के बाद C के बाद C, लेकिन इसके बाद यहां पर H है और यहां पर फिर कार्बन आ गया, तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी। यही मतलब था मेरा सिखाने का। ठीक है, समझ गए? अब बहुत अच्छी बात है। ये तो मान लीजिए हाई लेवल की होगी। सिंपल आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और अटैचमेंट की अगर बात याद रखेंगे ना, तब भी आपका क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। और कुछ बातें जान लीजिए, जैसे R की प्रायोरिटी S से ज्यादा होती है, सिस की ट्रांस से ज्यादा होती है, Z की E से ज्यादा होती है, RR की SS से ज्यादा होगी, RS और SR की बराबर होती है। ठीक है, और एटम की लोन पेयर से ज्यादा होगी। ठीक है, ये कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर ही आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक समझ गए? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अच्छा, प्रायोरिटी अगर हमने डिसाइड कर लिया तो कैसे डिसाइड करेंगे कि R होगा या S होगा। अगर इस तरीके का आपको फिशर मिले जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है और ये आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, अगर इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज एट, अगर वो हॉरिजॉन्टल पहले वर्टिकल एक्सिस पर मान लीजिए, अगर वर्टिकल एक्सिस पर है, मतलब अगर फोर्थ प्रायोरिटी यहां होती है इस सेंटर के लिए, इस सेंटर के लिए यहां होती है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मतलब वर्टिकल एक्सिस पर हो, मतलब यहां पर इस वाले एक्सिस पर हो अगर फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है, देन अगर हम 1 से 2 से 3, मतलब जो 1 2 3 की जो 1 2 3 जो प्रायोरिटी होगी, इसका जो रोटेशन होगा 1 2 3 रोटेशन, अभी बताता हूं कैसे। अगर हम 1 2 3 रोटेशन करेंगे, अगर वो हमारा क्लॉकवाइज आता है तो R, एंटी क्लॉकवाइज S। ठीक है, क्या चीज, क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S। और अगर हमारा यही फोर्थ प्रायोरिटी जो है
अगर हमारा यही हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस समझते हैं ना, यही ये वाली, अगर इस पे फोर्थ प्रायोरिटी होगी हमारी, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम वहां पर 1 2 3 जो तीनों प्रायोरिटी का जो रोटेशन करेंगे, अगर वो रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज आता है या एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो अगर क्लॉकवाइज आएगा तो S, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो R। ठीक, तो ये RS पहले ये समझ लीजिएगा। ठीक है, कि अगर 1 2 3 का रोटेशन कैसे करेंगे बता देता हूं। तो R आएगा, क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज आता है तो S आएगा। तो रोटेशन क्या होगा, या तो रोटेशन क्लॉकवाइज आता है या तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, चलिए अब पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन को मैं करके आपको बता देता हूं, और उसके लिए मैं क्या करूंगा ना कि एक और कलर यूज कर लेता हूं पहली बात तो, और थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं देख किसको बना लूंगा पेज पे। देखिए क्या क्या ग्रुप दिया गया है, नीचे तो नहीं हो जा रहा ना काफी। चलिए यहां पर इसने दिया है COOH, यहां पर दिया है H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर Cl, और यहां पर क्या दिया CH3। यहां पर आपके पास दो सेंटर है, आप देख सकते हैं, ये भी आपका कायरल सेंटर है, ये भी आपका कायरल सेंटर है। ठीक है, क्योंकि चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। ये sp3 हाइब्रिड सेंटर है और इससे जुड़ी हुई चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। आपको डिसाइड करना है सबसे पहले प्रियोरिटी। प्रियोरिटी में मैंने कहा था सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखिए, आप देखोगे ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ए भी कार्बन है और ये H है। तो सबसे पहली चीज ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो प्रियोरिटी नंबर 1 आ गया। अब ए भी कार्बन है, ए भी कार्बन है, तो प्रियोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, अटैचमेंट चेक करेंगे। यहां कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, यहां कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, क्लोरीन। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो उस वजह से ये क्या हो जाएगा 2, उसके बाद ये 3 आ जाएगा और ये 4 आएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर तो सबसे लीस्ट होता है। ठीक, तो इस सेंटर के लिए अगर हम लोग RS निकालेंगे, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको रोटेशन चेक करना है। कैसे, 1 2 3 का रोटेशन आप चेक करिए, 1 2 3। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है। 1 से 2 से 3 जाएंगे, ऐसे ही तो जाएंगे ना, 1 2 3 इस तरह जाएंगे। ये रोटेशन कैसा आ रहा है आपका, आप कहोगे सर क्लॉकवाइज आ रहा है। अरे भाई ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अरे घड़ी जैसा घूमेगा तो क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, यही बात है। तो आप देख सकते हो ये आपका कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और मैंने बताया था कि अगर आपकी फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होगी, क्लॉकवाइज आएगा, तो एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक, समझ गए, नोट करिए इतना, मैं लिख लेता हूं साइड में 2s। ये देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 है। ठीक है, उस हिसाब से मैं नॉमेनक्लेचर कर रहा हूं, 2s हो गया। ठीक, अब मैं मिटाऊंगा, क्या मिटाऊंगा, ये जो भी मैंने प्रायोरिटी लिखा है। ठीक है, आप मत मिटा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब प्रायोरिटी में डिसाइड करता हूं, ये 3 4 में कंफ्यूज ना हो जाए आप, इसको हटा लीजिए पहले। हाँ चलिए, अब यहां पर इस सेंटर की बात करते हैं। इस सेंटर में भाई Cl तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि 17 एटॉमिक नंबर होता है इसका। Cl के बाद ए भी कार्बन है और ए भी कार्बन है, और हाइड्रोजन सबसे लीस्ट होगा। ये कार्बन है, कार्बन के बाद इसमें हाइड्रोजन है, और इस कार्बन से ऑक्सीजन है, इस कार्बन से कार्बन है, तो सीधी सी बात है इसकी ही प्रायोरिटी ज्यादा होगी, और फिर इसकी प्रायोरिटी होगी, और फिर इसकी प्रायोरिटी होगी। फोर्थ प्रायोरिटी फिर आपकी हॉरिजॉन्टल पर है, और 1 से 2 से 3 के पास जाएंगे। तो रोटेशन जब हम करते हैं तो ये जो रोटेशन है देखिए एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, घड़ी का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होती है और 1 2 3 का अगर आप रोटेशन करते हो, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आर होता है, तो 3R हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसके लिए पहले जो मैंने बताया था कि अगर आपकी फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस हो, पहले ये पता कर लीजिए, फिर 1 2 3 का रोटेशन करा लीजिए। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर वर्टिकल एक्सिस पर यही होता तो मैं क्या कहता, अगर फोर्थ प्रायोरिटी मेरी वर्टिकल एक्सिस पर होती तो जो क्लॉकवाइज आता है वो आर हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज एस हो जाता है। ठीक है, इसी का उल्टा। ठीक,
तो 5 क्वेश्चन आपके पूरे पूरे डिस्कस हो चुके हैं, 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट से अच्छे से आप समझे होंगे। नोट बना लीजिए, नोट करते रहिए, उम्मीद करिए कोई विश्वास मानिए सारे क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। मजा आएगी आपको जब भी आप पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।